गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 97 है यूपीपीएससी आरओ के लिए और वर्ष 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 97 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं और पेड टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ये हिस्ट्री का प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री का। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा संपादित पत्रिका है नवजीवन, अमृत बाजार पत्रिका, न्यू इंडिया, यंग इंडिया। कल का यूपीपीएससी वाला टेस्ट किसी ने देखा होगा तो करेक्ट कर ले जाओगे इस प्रश्न को। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा संपादित पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, जो प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात देसी भाषाओं से अंग्रेजी समाचार पत्र के रूप में परिवर्तित हो गई थी। बाकी नवजीवन महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा संपादित पत्रिका। ब्रिटिश काल में देसी भाषाओं के प्रेस पर लगे प्रतिबंध से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका तत्काल अंग्रेजी का समाचार पत्र में तब्दील हो गई थी। प्रश्न को बहुत पूछते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेस को वर्ष 2021 के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में? और वर्ष 2021 की बात हो रही है। ठीक है, 22 का भी मिल गया लेकिन 21 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, डेबिट कार्ड पिछली बार बताया भी था जब टेस्ट सीरीज चल रही थी। डेबिट कार्ड, ठीक है, मान लीजिए इसको रिलेट करो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, तो ये सब इकोनॉमी के टर्म में तो अर्थशास्त्र इसका आंसर है। देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है, कनाडा में जन्मे डेविड कार्ड और इजरायली अमेरिकी जोशुआ डी एंग्रेस्ट और तीसरे हैं डच अमेरिकी गुइडो डब्ल्यू इम्बेस को संयुक्त रूप से जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, उनमें डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया और जोशुआ डी एंग्रेस और गुइडो डब्ल्यू इम्बेस को आकस्मिक संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। विदेशी मुद्रा भंडार का आशय क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार का आशय क्या होता है? एक फ्रेम में ले लेते हैं इसको। विदेशी मुद्रा भंडार का आशय वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है। विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, या स्टेट बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, या आईसीआईसीआई बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है। तो सब कुछ एक जैसा, खाली चेंज हो रहा है। तो वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बैंक, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। और करेक्ट होगा यहाँ पर केंद्रीय बैंक। तो विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। और अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किए जाते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। किस किस को शामिल किया जाता है? स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर, और क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रिजर्व ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 4 पर अजय करंट अफेयर्स का प्रश्न है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा। सी है इसका आंसर। तो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट्स की हम बात करें तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट या लिविंग प्लेनेट इंडेक्स और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन। विश्व वन्यजीव कोष के बारे में देखें तो इसका गठन 1961 में हुआ था और यह पर्यावरण संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है। इसका उद्देश्य है पृथ्वी पर पर्यावरण के अवनयन को रोकना और ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। और विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जनरल साइंस का प्रश्न है ये।
अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्धचालक में चालकता जो है सुचालक और कुचालक के मध्य होती है। अर्धचालक शुद्ध तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम अथवा गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड के यौगिक हो सकते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर ऐसी सामग्री है जिसमें चालकता जो है सुचालक और कुचालक के बीच होती है। ये शुद्ध तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड के यौगिक हो सकते हैं। तो सी करेक्ट है। देखिए, कपास की फसल के लिए हानिकारक सफ़ेद मक्खी जो है किस देश की स्थानिक प्रजाति है? कपास की फसल के लिए हानिकारक सफ़ेद मक्खी जो स्थानिक प्रजाति है वो है कैरिबियाई द्वीप या मध्य अमेरिका की। तो सफ़ेद मक्खी कपास के लिए गंभीर कीट है जो पत्ती के जो है निचले हिस्से को क्षति पहुंचाकर कपास की लीफ कर्ल वायरस जैसी बीमारियों को फैलाकर उपज को कम कर देता है। और सफ़ेद मक्खी की अधिकांश प्रजातियां कैरिबियाई द्वीपों यानी मध्य अमेरिका की स्थानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जल दूत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? जल दूत एप्लीकेशन को लॉन्च किया है किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूजल स्तर का बेहतर तरीके से आकलन करने के लिए जलदूत एप्लीकेशन या जलदूत ऐप ई ब्राउज़र लॉन्च किया है। और जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो एक ही ऑप्शन में था, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय करेक्ट है। और साथ ही पंचायती राज मंत्रालय भी याद रखिएगा। इस एप्लीकेशन का उपयोग पूरे भारत में प्रत्येक गांव में चयनित 2-3 कुओं के जल स्तर का आकलन करने के लिए किया जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। हर साल विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को पर्यावरण के स्वास्थ्य के संदर्भ में विश्व स्तर पर जागरूकता का प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ के द्वारा। और इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में लोगों का कल्याण करना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के किस व्यक्तित्व की जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखिए, भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंत्योदय का अर्थ क्या होता है? गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना या अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना। और यह दिन भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था। और आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। कुछ अतिरिक्त जानकारी हम देखें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था मथुरा में। ठीक है। और गांव का नाम है नगला चंद्रभान। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है। हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ दिलीप तिर्की का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। स्वर्ण पदक विजेता या अध्यक्ष के रूप में। देखिए, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। और वे वर्ष 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी रहे। और हॉकी इंडिया के इतिहास में यह पहली बार है जब कोई पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी इसकी अध्यक्षता करेगा। दिलीप तिर्की। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के कल्चर से प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? फसल कटाई के दौरान पूछ रहा है। इसका आंसर है सौरा नृत्य। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के दौरान सौरा नृत्य किया जाता है। और एक ऑप्शन में था कानरा नृत्य। कानरा नृत्य जो है वो बुंदेलखंड के धोबी समाज द्वारा विवाहोत्सव पर किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान की स्थापना हुई थी?
उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान की स्थापना हुई थी 1975 तो उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान की स्थापना वर्ष 1975 में लखनऊ में की गई थी। और इसका वर्तमान में नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान। गोरखपुर, वाराणसी, शाहजहांपुर, गोंडा, मुजफ्फरनगर में इसके जो है शाखा प्रशिक्षण केंद्र हैं। ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट इकोलॉजी का। वायुमंडल की विभिन्न परतों में पाई जाने वाली ओजोन की मात्रा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर, आयन मंडल आयोनोस्फीयर, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। तो सबसे ज़्यादा जो ओजोन पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है 90%, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे कम पाई जाती है। ट्रोपोस्फीयर में यानी क्षोभ मंडल में, और ये जो 10% है यही ग्रीन हाउस है, यानी इसको बुरी ओजोन कहा जाता है जो समताप मंडल में पाई जाती है। इसको अच्छी ओजोन कहा जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकती है। तो वायुमंडल के समताप मंडल तथा क्षोभ मंडल में ओजोन का प्रतिशत क्रमशः 90% और 10%। सामान्यतः समताप मंडल के ओजोन को ही ओजोन परत कहा जाता है। यहाँ अच्छा ओजोन पाया जाता है और क्षोभ मंडल का ओजोन बुरा ओजोन कहलाता है क्योंकि यह वायु को प्रदूषित करती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में, 19 में, 21 में, 18 में? कब हुई थी? वर्ष 2018 में। देखिए, वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो विकल्प डी करेक्ट हो गया, यानी 18 से शुरुआत हुई। और हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा तीसरा मिला है। ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ये प्रश्न है करंट अफेयर्स का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। डेनिस पर्नेल सुलिवन को 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और एबल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा अमेरिकी कृतज्ञ डेनिस पर्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और एबल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब? वर्ष 2002 में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसके सदस्य हैं क्या? बिल्कुल, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य हैं। 2000 में इसको बनाया गया और अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है ये। तो यहाँ करेक्ट हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। तो संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 2001 में इसको बनाया गया था, 2001 में। और वर्तमान में इसके सदस्य हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और चीन। और संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022, अगर इसको करंट अफेयर से जोड़ें तो ये वाली लाइन है। 2022 कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड की स्थापना मुख्यालय का सही विकल्प है? ये ऐसे प्रश्न है जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में और इसका मुख्यालय है मुंबई। देखिए, नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई और इसका मुख्यालय है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाइए। फाहियान के संबंध में सही कूट की पहचान करें। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया उसने। लुम्बिनी की यात्रा के लिए जाना जाता है और उसकी यात्रा का वर्णन उसके यात्रा वृत्तांत रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स में किया गया है। 4 स्टेटमेंट एक ही प्रश्न में और चारों के चारों करेक्ट हैं ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। वो विदेशी चीनी यात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय बिताया कौन था? हर्षवर्धन के दरबार में समय बिताने वाला हुएन सांग था। ठीक है, बी है इसका आंसर।
देखिए, हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने बौद्ध धर्म ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान चीन से भारत की यात्रा की। और हुएनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया और अपने अनुभवों के बारे में लिखा। उसने हर्ष के दरबार, उसके जीवन का वर्णन किया और कुछ जो उसने देखा उसका विस्तृत विवरण दिया उसने। और उसने उस दौर के आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक संप्रदायों के बारे में लिखा। और उसने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था का भी उल्लेख किया। और हुएनसांग को तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया एग्जाम में, क्योंकि उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थयात्रियों के केंद्रों का दौरा किया था। ठीक है, यहाँ उन्होंने लिखा लेकिन उसने बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। देखिए, किस चीनी विद्वान ने, एक प्रश्न ये भी हो सकता है पूछने का तरीका, किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है लेकिन उत्तर वही है, वही मतलब हुएनसांग। तो हुएनसांग चीनी तीर्थयात्री था और बौद्ध भिक्षु था। उसने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। वह बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने और धार्मिक ग्रंथों को एकत्र करने के लिए भारत आया था। और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में 5 साल अध्ययन किया, 5 साल। और उसने हर्षवर्धन के राज्यकाल कह लो या शासनकाल कह लो के दौरान भारत का दौरा किया और सीयूकी नामक पुस्तक लिखी। ये प्रश्न में पूछा गया है, सीयूकी किसकी पुस्तक है, तो ये है हुएनसांग की। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। बाकी इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उससे कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप से जुड़कर। धन्यवाद।